स्टॉक मार्केट में अक्सर पैसा वहां नहीं बनता है जहां पे पूरी दुनिया की नजर पड़ी हुई है। पैसा वहां बनता है जहां पे बिग प्लेयर्स पूरे शांति के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने E100 पॉलिसी को साइन किया और उस सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया। अगले ही दिन यूट्यूब के ऊपर ना जाने कितने सारे वीडियोस आ गए जिन्होंने अलग अलग स्टॉक को एनालाइज किया। लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही सवाल था। अगर आने वाले दिनों में इंडिया में इथेनॉल का यूज बढ़ता है तो आज की डेट में जो पैसा हम पेट्रोल के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो आखिर जाएगा कहाँ? क्या शुगर कंपनीज को ही खाली इसका बेनिफिट मिलेगा? आज के इस एपिसोड में हम खाली स्टॉक लिस्ट नहीं देखेंगे, सेक्टर रोटेशन के साथ मनी फ्लो को भी समझेंगे। गवर्नमेंट जब भी किसी स्पेसिफिक सेक्टर को पुश करती है तब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिसी किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा नहीं सकती। लेकिन प्रॉफिट तब भी बढ़ता है जब पॉलिसी की वजह से किसी स्पेसिफिक कंपनी का बिजनेस डिमांड में आता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि E100 पॉलिसी में मनी फ्लो होगा कैसे। अगर E100 फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ता है तो सबसे पहले इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी। अगर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ न्यू डिस्टिलरीज बढ़ेंगी। अगर न्यू डिस्टिलरीज आती है तो इक्विपमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी। इक्विपमेंट के साथ ऑप्टिमाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी भी लगेगी और यहीं से शुरू होता है स्टॉक मार्केट का असली गेम। और इसी स्टेज पे बहुत सारे इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर इथेनॉल की बात हो रही है तो खाली शुगर कंपनीज को ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरा रिसर्च कुछ और ही दिखाता है। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट किस कंपनियों को मिलेगा तो शायद आपका भी आंसर वही होगा, शुगर कंपनीज। दोस्तों सच कहूं तो जब मैंने भी रिसर्च शुरू की थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन एट द एंड ऑफ रिसर्च पिक्चर कुछ अलग ही दिखा। और शायद रिसर्च की यही खूबसूरती होती है कि जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऑब्वियस लगती है, लेकिन एट द एंड हम कुछ अलग ही रिजल्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने इस थीम को कंसिडर करके 20+ स्टॉक की एक लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट में कुछ कंपनियां शुगर इंडस्ट्री से थे, कुछ कंपनियां इथेनॉल प्रोडक्शन से थे, कुछ कंपनियां डिस्टिलरीज थी और मैंने कुछ कंपनीज ऐसी भी देखी जो डायरेक्टली इथेनॉल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट मिल रहा था। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि लिस्ट तो बन गई लेकिन कुछ स्टॉक्स खाली हेडलाइन की वजह से इन्वॉल्व है या असली वो इथेनॉल बिजनेस से कुछ अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसको ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, सिंपली कुछ सवाल पूछे। ये बिजनेस क्या इथेनॉल से पैसा बना सकता है? इसके फाइनेंशियल्स कैसे है? इन केस अगर इथेनॉल की जो पॉलिसी आई है वो फेल होती है तो क्या ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या ऑलरेडी मार्केट ने किसी पर्टिकुलर कंपनी को वॉर वैल्यू तो नहीं कर लिया है? अब इन सवालों की वजह से हुआ क्या, पूरे लिस्ट से जो भी स्टॉक न्यूज की वजह से आए थे वो निकल गए, जिनका ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन हुआ था वो चले गए और जिनका बिजनेस अच्छा नहीं है या जिनका बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वो भी निकल गई। तो रहा कौन? रहा वही जो अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस दे रहा है और फ्यूचर में इथेनॉल इस पॉलिसी को लेके अच्छा पैसा कमा सकता है। तो चलिए अब उन्हीं स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो एट द एंड मेरे रिसर्च में इस पूरे थीम को अलाइनमेंट दे रही है। मेरे रिसर्च की पहली कंपनी है बालरामपुर चीनी मिल्स। तो चलिए थोड़ा सा उसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। अगर इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स देखोगे तो ROC है 9.28%, ROE 9.54%। इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप स्टडी करोगे तो इससे अच्छा नंबर मिलना मुश्किल है, तो ये नंबर्स अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो है 6.67% और ईयरली सेल्स ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15%। मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी को बिजनेस मिल रहा है जिसकी वजह से इनके सेल्स में ग्रोथ आ रही है। ऑब्वियसली अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वहां पे कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर सेल्स बढ़ेगा तभी जाके नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है इसके इन्वेस्टर्स की ग्रोथ। अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स की इन्वेस्टर्स बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में हिली नहीं है, वेयर एज पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर कम हुआ है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बड़े प्लेयर्स अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब सेकंड स्टॉक जो कि है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं।
ये स्टॉक में भी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि आरओसी और आरओई इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हमें नियर बाय वो वैल्यू मिल रही है। आरओसी है 8.99%, आरओई 8.65%, प्लेजिंग परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। तो और रिसेंट क्वार्टर का अगर हम नंबर देखेंगे तो क्वार्टरली सेल्स थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर में सेल्स ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी 14% से बढ़ा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इस कंपनी में अगर आप देखोगे, इट इज वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस। ये शुगर कंपनी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर भी काम करती है और इथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम करती है। अब जो मैं इससे पहले आपसे बात कर रहा था कि अगर इथेनॉल सेक्टर बढ़ता है तो उसमें इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो शायद ये कंपनी उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी थोड़ा सा चांस ले सकती है। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। अब आप सोचोगे कि भाई हम तो इथेनॉल सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये प्राज इंडस्ट्रीज कहां से आ गया? ये तो कोई इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ना ये कोई शुगर कंपनी है। लेकिन दोस्तों यहीं पे है असली मैजिक। आप सोचो, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि इथेनॉल ने तो सब कुछ देख लिया है, मतलब इथेनॉल की वजह से सब लोगों ने शुगर कंपनीज को देख लिया है, लेकिन जब भी ये डिस्टिलरीज बढ़ेगी तो उनको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो इक्विपमेंट बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और शायद वो प्राज इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो ये क्या बोलते हैं, इट्स अ 1983 कंपनी, मतलब वहां पे एस्टेब्लिश हुई है। लीडिंग इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबली, इट ऑफर्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इन बायोटेक्नोलॉजी, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट। इसको समझिए आप, तो ये कंपनी उस इक्विपमेंट्स को अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इथेनॉल सही से चलता है तो 500 प्लस डिस्टिलरीज बनने वाली है, और हर एक को इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लगेगी, और ये कंपनी उसका काम जरूर कर सकती है। इसके भी आप नंबर्स देखोगे तो रिसेंटली इनमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा आया नहीं है, एंड दैट इज द डिफरेंट बेट ऑन दिस कि अल्टीमेटली अगर बेनिफिट लेना है तो एक कंपनी इस सेक्टर से कैसा बेनिफिट लेगी, इसको हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ स्टॉक पे, और ऑब्वियसली ये सबको मालूम भी रहेगा, बट मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं। इसका नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के बेटे की कंपनी है, और इस कंपनी में असली टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर आप लास्ट 3 या 4 सेशन भी देखोगे तो हर दिन ये कंपनी हमारा अपर सर्किट लगा रही है, ठीक है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। उसके रीजन समझते हैं। देखो, ये कंपनी एक टाइम पे बिल्कुल लॉस मेकिंग थी, मतलब नेट प्रॉफिट जीरो था। हुआ क्या, मार्च 24 में 5 सीआर का प्रॉफिट, मार्च 25 में 41 सीआर का प्रॉफिट, और मार्च 26 आते आते 223 का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंपनी ने बिजनेस के नंबर में वो टर्न अराउंड करके दिखाया है, और मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी बहुत सारा ऊपर प्राइस में भी जाके आई है। अगर आप लास्ट 3 साल का प्राइस देखोगे तो ये 30 रुपीज का जो स्टॉक था यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 3100 के आसपास जाके अभी 1960 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन इस स्टॉक में जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबको ये आइडिया है कि ये मिनिस्टर का बेटा है और उन्हीं की कंपनी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर ऑफ द बेनिफिट इनको मिल सकता है। दैट इज द वन पार्ट। लेकिन नंबर्स में अगर आप देखोगे तो उनमें भी बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि आरओसी और आरओई इतना अच्छा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा आरओसी और आरओई भी डिलीवर कर रही है। तो अब इन सारी कंपनीज को देखने के बाद असली सवाल वही है, कौन असली विनर बनेगा, कौन वो कंपनी है जो इस थीम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा और नंबर्स में मैजिक दिखाएगा। दोस्तों, आप भी इसको अच्छे से स्टडी करना। आने वाले एपिसोड में अब मैं इन सारी कंपनीज को कंपेयर भी करूंगा, और इसके साथ इनडायरेक्टली एक और सेक्टर बेनिफिट होने वाला है, और वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्योंकि फ्यूल तो बन गया, लेकिन ये फ्यूल तो आज की गाड़ियों में हम डाल नहीं सकते, इसके लिए अलग गाड़ियां बनानी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रिक सेक्टर में बूम आया था, वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से वो कौन सी कंपनियां हैं जो E100 कंफर्टेबल गाड़ियां बनाएंगी और अपने नंबर्स को अच्छे से करेगी,
उसको भी हम समझेंगे। अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिगेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो ट्रेडबुल के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं कल्लापद अनगर, मिलते हैं अगले रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में।